1934 में एक विचार से शुरू हुई थी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे मांग उठी, कैसे असेंबली बनी और फिर संविधान लागू कैसे हुआ, पूरी प्रक्रिया। हाँ, तो सबसे पहले ये संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया ये आया कहाँ से? देखिए, ये विचार 1934 में एमएन रॉय ने रखा था पहली बार। अच्छा, एमएन रॉय? जी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी ने ऑफिशियली इसकी मांग उठाई। ओके, तो फॉर्मल डिमांड आ गई। हाँ, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आजाद भारत का संविधान बिना बाहरी दखल के बनेगा। बिना बाहरी दखल के? जी। और वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज पर चुनी गई असेंबली ही इसे बनाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कब माना? ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 का जो अगस्त ऑफर था उसमें इसे सिद्धांत रूप में माना। सिद्धांत रूप में मतलब प्रैक्टिकली नहीं? हाँ, कह सकते हैं। फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लाए, पर उसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो दो अलग देश और दो अलग संविधान सभाएं चाहते थे। उनकी मांग ये थी। तो मामला उलझा हुआ था। जी। आखिर में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। उसने दो असेंबली की बात तो नहीं मानी, पर हाँ एक ऐसी स्कीम दी जिससे असेंबली बन सकी। अच्छा, तो नवंबर 1946 में इसी प्लान के तहत असेंबली बनी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, कितने लोग थे? हाँ, तो कुल स्ट्रेंथ 389 तय हुई थी। इसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 रियासतों से मतलब प्रिंसली स्टेट से। 389 काफी बड़ी संख्या है। और सीटें कैसे बंटी? सीटें जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट। ओके, पॉपुलेशन बेस्ड। जी। और ब्रिटिश इंडिया की सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। और सदस्य चुने कैसे गए? क्या जनता ने सीधे वोट दिया था? नहीं, चुनाव इनडायरेक्ट था। प्रोविंशियल असेंबली के जो सदस्य थे ना, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना। अच्छा, मतलब प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स ने चुना। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम्स। और रियासतों के प्रतिनिधि वो वहां के राजाओं द्वारा नॉमिनेटेड होने थे। तो ये पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी एक तरह से। बिल्कुल सही, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। अच्छा, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, नतीजे क्या रहे? कौन जीता? हाँ, चुनाव हुए 296 सीटों के लिए। इसमें आईएनसी को मिली 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स को 15 सीटें। और वो रियासतों की 93 सीटें वो खाली रही क्योंकि उन्होंने शुरू में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इंटरेस्टिंग। तो असेंबली में कौन कौन लोग थे? मतलब क्या समाज के सभी वर्गों से थे? हाँ, देखा जाए तो हालांकि ये सीधे जनता ने नहीं चुनी थी, पर इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, महिलाएं, सब थे। गांधी जी वो थे इसमें? नहीं, महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी उस समय के लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे। राइट। तो असेंबली ने काम कब शुरू किया? पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई दिसंबर 9, 1946 को, लेकिन मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। अच्छा, वो नहीं आए? हाँ, इसलिए सिर्फ 211 सदस्य ही आए थे पहली मीटिंग में। तो प्रेसिडेंट कौन बना? सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। ओके, टेम्पररी। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी प्रेसिडेंट चुने गए और एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स बने। 2 वाइस प्रेसिडेंट्स? जी हाँ, 2 थे। अब फिर आया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जिसके बारे में काफी सुना है। ये क्या था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पेश किया। इसमें था क्या? इसमें संविधान के मूल सिद्धांत और दर्शन थे, जैसे भारत को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित करना, सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता देना, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपाय करना, ये सब। और इसे मान लिया गया? हाँ, जनवरी 22, 1947 को सर्वसम्मति से इसे अपनाया गया। और इसी का जो बदला हुआ रूप है, वही आज हमारे संविधान की प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना है। वाओ, तो प्रियम्बल की जड़ें यहाँ हैं। अच्छा, फिर देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, असेंबली में तो काफी बदलाव आए होंगे। बिल्कुल, बहुत बड़े बदलाव। एक तो रियासतें धीरे धीरे शामिल होने लगी। माउंटबेटन प्लान जो आया जून 3, 1947 को, उसके बाद ज्यादातर आ गई। हाँ, पार्टीशन प्लान। जी। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 3 बड़े बदलाव किए। पहला, असेंबली पूरी तरह सॉवरेन बन गई, मतलब ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून बदल सकती थी। पूरी आजादी। हाँ। दूसरा,
असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, मतलब संविधान बनाने के साथ साथ देश के लिए आम कानून भी बनाती थी। अरे वाह, तो दो काम एक साथ। जी, जब संविधान सभा के तौर पर मिलती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर तो जीवी मावलंकर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और तीसरा बदलाव? तीसरा ये कि पाकिस्तान बनने के बाद जो सदस्य उन इलाकों से थे वो असेंबली से हट गए। इससे कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। 299, ओके। तो मतलब असेंबली दो काम कर रही थी, संविधान बनाना और आम कानून बनाना। ये कब तक चला? सही कहा, ये दोनों काम नवंबर 26, 1949 तक चले, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनाने के अलावा और क्या काम किया असेंबली ने? हाँ, कई और जरूरी काम भी किए, जैसे मई 1949 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता को रेटिफाई किया। अच्छा। जुलाई 22, 1947 को नेशनल फ्लैग अपनाया। जनवरी 24, 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अपनाया। और उसी दिन? हाँ, उसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ओके, अब आते हैं कमेटीज पर। सुना है बहुत सारी कमेटीज बनी थी। जी हाँ, संविधान बनाने का काम बहुत बड़ा था, तो इसे कमेटीज में बांटा गया। 8 मेजर कमेटीज थी और बाकी माइनर थी। मेजर कमेटीज कौन सी थी? जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल अध्यक्ष थे, और सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाली। बिल्कुल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। ये अगस्त 29, 1947 को बनी थी। इसमें 7 सदस्य थे। और इसी कमेटी ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। हाँ, मुख्य काम इसी का था। पहला ड्राफ्ट इन्होंने फेब 1948 में पब्लिश किया। लोगों से सुझाव मांगे गए, चर्चा हुई। फिर दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में आया। काफी मेहनत का काम रहा होगा। कितने दिन बैठक चली इनकी? ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुल 141 दिन बैठक की। 141 डेज। अच्छा, तो फाइनल ड्राफ्ट कैसे पास हुआ और संविधान लागू कब हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 4, 1948 को असेंबली में पेश किया। इस पर फिर से बहस हुई, 3 रीडिंग्स हुई। 3 रीडिंग्स? जी, सेकेंड रीडिंग में तो करीब 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए थे, जिनमें से 2473 पर डिस्कस हुआ। इतने सारे अमेंडमेंट्स? हाँ, काफी बहस के बाद फाइनली नवंबर 26, 1949 को ड्राफ्ट पास हो गया। इसे अडॉप्ट कर लिया गया। नवंबर 26, 1949, ये तारीख तो प्रियम्बल में भी है। जी हाँ, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन मौजूद 284 सदस्यों ने और प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए। और उस समय संविधान में क्या क्या था? तब संविधान में एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। डॉक्टर अंबेडकर का रोल तो बहुत ही बड़ा रहा इसमें। निश्चित रूप से, उन्हें इसीलिए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। और लागू कब हुआ पूरा संविधान? नवंबर 26 को या बाद में? देखिए, कुछ प्रोविजंस जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट से जुड़े कुछ आर्टिकल्स, ये सब नवंबर 26, 1949 को ही लागू हो गए थे। अच्छा, कुछ हिस्से तुरंत लागू हो गए? हाँ, लेकिन जो बाकी बचा हुआ बड़ा हिस्सा था वो लागू हुआ जनवरी 26, 1950 को। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। जनवरी 26 ही क्यों चुना? कोई खास वजह? हाँ, इसकी ऐतिहासिक वजह है। 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, के बाद पूर्णा स्वराज डे मनाया था। उसी की याद में ये तारीख चुनी गई। अच्छा, तो पूर्णा स्वराज डे की याद में रिपब्लिक डे की तारीख रखी गई। और इसके लागू होते ही पुराने कानून? हाँ, संविधान लागू होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सब रिपील हो गए, मतलब खत्म कर दिए गए। तो कुल मिलाकर कितना समय लगा इस पूरे काम में, शुरू से आखिर तक? कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, काफी लंबा समय। जी, इस दौरान कुल 11 सेशंस हुए। लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया। ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक विचार हुआ और खर्चा करीब 64 लाख रुपए का हुआ उस समय। 64 लाख? उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। हाँ, बिल्कुल। और असेंबली वो जनवरी 24, 1950 को आखिरी बार मिली थी संविधान सभा के तौर पर। लेकिन भंग नहीं हुई? नहीं, भंग नहीं हुई। वो 1951-52 में पहले आम चुनाव होने और पहली पार्लियामेंट बनने तक प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर काम करती रही। समझ गए। तो ये थी कहानी हमारे संविधान के बनने की। एक विचार से शुरू होकर इतनी सारी चुनौतियों,
बहसों और प्रक्रियाओं से गुजरकर एक राष्ट्र के फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट तक का सफर। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया मांग उठने से लेकर गठन, बहसें, ड्राफ्टिंग और फिर लागू होना, ये दिखाता है कि कितनी मेहनत, कितना सोच विचार और कितने अलग-अलग विचारों को समेट कर ये दस्तावेज तैयार हुआ। What's fascinating here is the commitment to building consensus, है ना? इतनी सारी विविधताओं के बावजूद। हाँ, ये सच में कमाल है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। उस दौर में इतने अलग अलग हितों, इतनी सारी आवाजों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल रहा होगा। और संविधान निर्माताओं ने जो संतुलन स्थापित किया, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखता है, इस पे विचार जरूर करना चाहिए। नमस्ते।